नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि उनकी आवाज में एक ऐसा सौंदापन है जो कुल्हड़ में रखी चाय जैसा है। जितना भी टेस्ट कर लो मन ही नहीं बढ़ता, बस मन करता है एक और गाना, एक और गाना, एक और गाना। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मनप्रीत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे, आपकी जो आवाज है उसमें गहराई कहाँ से आती है? बिकॉज गहराई की भी कई वजह होती है, लेकिन जब हम आपको सुनते हैं, आपकी जो गानों में गहराई है कहाँ से आती है? तो एक तो मैं कहूँगी कि हम जिस टेक्सचर के साथ एक पैदा होते हैं, ऊपर वाला आपको एक उसके साथ भेजता है, तो रूहदारी, आवाज़, ठहराव आया शायद किसी जन्म में, साधना अधूरी रही होगी तो वो इस जन्म में थोड़ा चीज़ें साथ आ गई। लेकिन उसके साथ जो मुझे लगता है कि क्लासिकल म्यूज़िक सुनना और फिर वो सीखा और बहुत अच्छे आर्टिस्ट गुरुओं की सोहबत मिली, बहुत अच्छा सीखने को मिला। मुझे अभी तक नहीं लगता कि मैं जिसके पास भी गई, जहाँ सीखा मैंने बहुत अच्छा सीखा, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट भी रही हूँ उसमें जी। एक अच्छी शागिर्दा रही हूँ कि मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा वक्त बर्बाद हुआ, मैंने कुछ सीखा नहीं, सबसे सीखा। और फिर जैसे जैसे ज़िंदगी के जो अपने एक्सपीरियंसेस हुए, लाइफ जैसे जैसे अनफोल्ड होती गई, उसमें उम्र के साथ तो हम ऑब्वियसली सेंसिटिव अपनी सहूलियत से होते हैं और काफ़ी इनसेंसिटिव होते हैं, लेकिन कंपैशन होता है जब वो पूरी तरह बढ़ जाता है। और एक वल्नरेबिलिटी है जो मेरी, जिसको मैं मतलब बहुत बार हुआ है, मुझे लगता है मैं बहुत इस्तेमाल हो जाती हूँ बहुत बार उसमें, लेकिन मैंने उसको कभी रोका नहीं अपनी वल्नरेबिलिटी को कि अच्छा ठीक है अब ऐसे ही हैं तो ऐसे ही रहेंगे। तो मुझे लगता है ये सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं आपके गाने में भी उभरेंगे, क्योंकि दैट्स हु यू आर। जो आप हैं वो गाने में झलकेगा। जैसे कहते हैं ना, जब फिल्म में जो डायरेक्टर है फिल्म का, वो पूरी तरह आपको दिख जाता है एस्थेटिक से, और एस्थेटिक्स है जो कि हमारी गहराई को डिसाइड करता है, या हम कैसे फील करते हैं औरों के जज्बात को, उनकी ज़िंदगी को देखकर हमें कैसे महसूस होता है। जैसे मुझे कुछ 2018 में पता चला कि देयर इज़ अ टर्म, जैसे मुझे लगता है कई बार मैं आउट ऑफ द वे जाके नहीं भी ज़रूरत तो भी करती हूँ, तो वो एम्पैथ एक टर्म है। तो मुझे लगता है आई एम एन एम्पैथ एंड दैट अफेक्ट्स माय म्यूज़िक। और फिर जैसा मैं वही कह रही हूँ कि जैसे जैसे आप अपने को एक्सेप्ट करते जाते हैं, अच्छाई अपनी बुराई के साथ, और उस पे एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पे वो जर्नी शुरू हो जाती है। जी। तो वो ओशो से वो जर्नी शुरू हुई और ओशो ने हाथ पकड़ के पहुंचा दिया हज़रत इनायत खान के पास। उनसे करते करते वो सटल एक जर्नी म्यूज़िक के थ्रू और हुई। तो वो इंटरलिंक्ड है सब के, अंतर यात्रा संगीत को अफेक्ट करती है और संगीत जो अंतर यात्रा में आगे रास्ता बनाता जाता है। मैम, कभी ऐसा हुआ है आप गाना गा रही हैं जी, और आपको ही आपकी आवाज ने कभी सरप्राइज किया हो? बहुत बार हुआ है। मैं सच बताऊं तो जैसे नमक इश्का में ये बात हुई थी कि नमक इश्का में जब गाया तो उसमें जो एक नेजल ट्वैंग है ना, जवाब लागा, तो ये इससे पहले मैंने तो कभी नहीं यूज़ किया था, और उस वक्त भी मैंने कॉन्शियसली नहीं किया। बस मेरे ख्याल से मैं पहली बार उस दिन, विशाल हमेशा कहते थे कि अपना पूरा तुम अपने को बाहर के वर्ल्ड से बंद कर लिया करो, जैसे ही माइक पे जाते हो सारी चीज़ें के, आसमान के खाने का क्या होगा, स्कूल से आएगा तो कैसे, या घर में क्या होना है, वहाँ क्या होना है, सब चीज़ें छोड़ दो, माइक पे आप सिर्फ सब तरफ से अपने को बंद करके और सिर्फ गाने की तरफ देखो। आई थिंक नमक इश्का में सिर्फ मैं वो, वहाँ से मेरी वो जर्नी शुरू हुई कि मैंने पूरा अपने को शट डाउन किया बाहर से और सिर्फ गाना देखा और वो हो गया। और बाद में जब इंटरव्यूज़ में शुरू किया कि वो कहें स्थाई गाओ, ये कैसे आया, नेज़ल ट्वैंग वर्ड भी मुझे वहीं से मिला। एंड आई रियलाइज्ड कि ये जो मैंने गाना सुना है, आप देखिए बेगम अख्तर साहिबा की आप सुनिए तो नेचुरली, क्योंकि ऊंचा भी गाती थी
एक गायकी उनकी ऐसी थी, एक हल्का सा नेज़ल आएगा, जो पान खा के सिंगर्स गाते रहे हैं, उनके गाने में एक अलग आएगा। मुझे जब इसके बाद बुलाया था ये यही ठैया कजरी गाने के लिए शांतनु मोहित्रा ने, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना वो जैसे पान खा के वैसा वो चाहिए। तो अब पान खा के मैं गा तो नहीं सकूंगी, बट वो कोशिश की तो टू इमेजिन दैट। तो मुझे इसलिए ऐसे लगता है कि उस गाने ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया, और उसके बाद मुझे सरप्राइज़ किया डार्लिंग्स ने। जब भी मैं पुश करके एक नया गाना गाया जिसने मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर ला कर के खड़ा किया, उसके बाद मैं कहूँगी जैसे एक घड़ी में मुझे बहुत आया मज़ा। और विशाल के जिन गानों में जैसे ओए बॉय चार्ली, जब वो गाया तो ये कैसे हो गया, तो वो खुद के लिए वो एक सरप्राइज़ होता है। तो उस तरह की वॉइसेस, या अब मुझे कोई इंतज़ार कहाँ, मतलब टिल डेट आई फील कि ये कैसे हुआ, तो वो आपके लिए भी, खुद के लिए भी कई बार सरप्राइज़ हाँ जी होता है। लेकिन एक सरप्राइज की और बात करूंगा, जो आपने और विशाल ने किया था कुछ सपने अपने वाली, और लेकिन उससे पहले मनप्रीत, कह दो ना एक लव स्टोरी जो दिखाई दे रही है, इसकी सबसे खूबसूरत पार्ट क्या है? सबसे खूबसूरत पार्ट तो पहली बात तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यही है, जब आप Thank you. जिस तरीके से मैम ये गाना स्टार्ट होता है, तो इमोशंस, उसके जिस तरीके से इमोशंस मैम ने बयान किए, मुझे लगता नहीं कि हमें कुछ स्टोरी कहने की ज़रूरत थी। वो ऑटोमेटिकली जब हम फिल्म भी कर रहे थे इसको, तो वो ऑटोमेटिकली हमें पता था कि ओके दिस इज द इमोशंस व्हिच वी हैव टू पोर्ट्रे। मैम ने इतना ब्यूटीफुली वो गाया है, सो आई एम श्योर वो आप देखेंगे आपको भी वैसा ही लगेगा इसमें। अच्छा, क्योंकि एक चलन हम दोबारा देख रहे हैं कि थिएटर्स पे री रिलीज हो रही है मूवीज, अगर मैम अपना ही गाना दोबारा गाएंगी तो आप कौन से गाने में उनके फीचर करना चाहेंगे? बाप रे, एक क्यों चूज करना है फिर? देखिए, एक तो चूज करना ही पड़ेगा, उससे सिलसिला चालू होगा, एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। मैम का कबीरा मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, सो आई वुड से दैट। मैम, कुछ सपने अपने जो आपने गे कपल के ऊपर आपने और विशाल ने जो कंपोज किया था गाना, कुछ सपने अपने की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा था कि एक स्टोरी थी, तो आप दोनों ने उसको मिलके नहीं, कंपोज मैंने नहीं किया होगा, कंपोज तो विशाल ही नहीं, विशाल करते की हैं। था, आप दोनों का कॉम्बो देखा था, उस मिल देखने को मिला था, शायद आप उसका पार्ट होंगे। तो वो कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि कई बार एक ऐसी स्टोरीज आ जाती है जो स्टोरी भी चैलेंज करती है, फिर स्टोरी चैलेंजिंग होती है तो फिर गाना भी। हाँ, मैंने गाया है, सॉरी, कुछ सपने अपने, वो श्रीधर जी, जो है श्रीधर जी के उनकी लिए, बिल्कुल। फिल्म के लिए। जब स्टोरी चैलेंजिंग होती है मैम, और ये गे कपल की स्टोरी थी, तो चैलेंजिंग हो जाता है उसके लिए गाने लिखने भी। तो क्या इसमें भी एक चैलेंज था, बिकॉज एक स्टोरी ऐसी थी? जी नहीं, उसमें गाना लिखा था जो श्रीधर के पार्टनर हैं उन्होंने लिखा है, और विशाल ने कंपोज किया है। तो जब विशाल कंपोज कर रहे हैं तो मुझे कुछ सोचना नहीं है। प्लस एट द सेम टाइम हमने बहुत खूबसूरत फिल्में गे पे, रिलेशनशिप्स पे देखी हुई हैं। जो ब्रोकबैक माउंटेन थी, उससे पहले हमने क्यूबन फिल्म 94 में देखी थी, बहुत ही सुंदर। तो और ओनिर ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, तो मैंने ओनिर की फिल्म के लिए भी गाया हुआ है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी सेक्सुअलिटी आपकी कोई भी हो, उसमें वो ह्यूमन इमोशन सेम है। आप उसको एक्नॉलेज करें या ना करें वो अलग बात है, एज सोसाइटी, एज कंट्री, एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड या लॉ के हिसाब से, बट वो जो इमोशंस आर यूनिवर्सल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और कुछ इमोशंस थे, दिल्ली, बारिश, तुगलक रोड और जामुन के भी, वो भी पूछूंगा, लेकिन अगर, क्योंकि हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है रेखा जी के लिए, लेकिन आज मैं चाहूंगा आप कह दो ना कुछ ऐसी चीज रेखा जी के लिए जो आपने ऑब्जर्व करी, बिकॉज यू बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आपको क्या लगा कि यस, आपने दिल में वो चीज सोची, लेकिन आज मौका है, वो कह दो ना मोमेंट का जो आप रेखा जी के लिए कुछ बोलना पता चाहिए। है आपको, जब ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना, पहली बात तो ये, मैं मैम के साथ बैठी हूँ क्योंकि आप इमेजिन करते हैं किस तरीके से आप गाना करेंगे मैम के साथ, और हमने काफ़ी वक्त लिया इस गाने को करने में। जब वो फाइनली ये मोमेंट हुआ, सो बहुत सरियल लगता है। सो अभी बस वैसे ही हो रहा है कि बस समटाइम्स यू जस्ट डोंट वांट टू से एनीथिंग, आपको लगता है कि आप सिर्फ बी इन दैट जोन, बी इन दैट मोमेंट, जैसे कि मैम ने बोला कि ओन इट, सो आई एम जस्ट ओनिंग, यू हैव टू ओनिंग इट। या
इफ यू डिफाइन रेखा जी इन वन वर्ड, बिकॉज वी हैव सो मेनी वर्ड्स, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, कह दो ना वो शब्द जो आप जिससे आप डिफाइन करेंगी रेखा जी को। ओ माय गॉड, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप इनके लिए कहना, बट आई वुड से परफेक्ट, सूदिंग, क्या क्या मैं बोलूं आपके लिए, मैम के लिए तो बहुत वर्ड्स हैं, एक तो नहीं होगा। अच्छा मैम, आप अपनी जिंदगी में क्योंकि टॉम बॉय कॉलेज में थी, शॉर्ट हेयर्स, वो 4 दोस्तों की दोस्ती, वो अपनी बस, याद आते हैं वो दिन कि हाँ। और उस समय का वो, जब आप सीनियर भी थी विशाल जी की, तो आसान नहीं होगा उनको और आपका मिलना, क्योंकि एक एनुअल फंक्शन में आप मिले थे, लेकिन वो टॉम बॉय लुक, शॉर्ट हेयर्स, वो 4 दोस्त, आज भी आप मिस करते हैं वो सब चीजें? मिस नहीं करती, वो एक जिंदगी का एक पार्ट था, क्योंकि मैं अभी भी उतनी शरीर तो हूँ, अभी भी मैं परेशान, मतलब बदमाशियां तो कर ही लेती हूँ, लेकिन हाँ वो वक्त आपको वो याद करके मज़ा बहुत आता है, ये सोच के वो एनर्जी कितनी अलग होती है, यूथ की एनर्जी, और इसलिए अच्छा लगता है जब आप यंग एनर्जी से घिरे होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी कहीं आपकी एनर्जी को बढ़ाती है। मैम कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वालिद साहब मंथली म्यूजिक गैदरिंग करते थे घर पे, आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि चाहे वो आपकी फ्रेटर्निटी के हिस्सा हैं, चाहे स्टार्स हैं, आज के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो गैदरिंग्स जो पहले हुआ करती थी, हम देखते थे, आप उसके पार्ट हुआ करते थे, सो हाउ इम्पोर्टेंट इज दोज गैदरिंग्स आज की डेट में, अगर मैं पूछूं? इन जनरल सोहबत तो हमेशा इम्पॉर्टेंट है, कि जहाँ आप लाइक माइंडेड लोग मिलकर आप म्यूज़िक की चर्चा कर सकते हैं, या नॉट ओनली म्यूज़िक बट एनी फाइन आर्ट्स, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो किसी भी डांस हो, कोई भी विधा हो, जहाँ आप, जो मंडी हाउस का माहौल होता था एक टाइम में, हम उस माहौल में भी पले बढ़े हैं, और उधर हम एज अ यूथ हमने वो वक्त बहुत गुजारा है, तो वो सब आपके कहीं लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। इप्टा के प्लेस देखते थे, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के ओल्ड पुराने किले पे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम्स होते थे, एज अ स्मॉल चाइल्ड आई यूज्ड टू गो फॉर दैट। वो जो चीज़ें रहती हैं कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, एंड जो आप काम करते हो उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। जो लाइट्स देखते थे उसमें, जो उनके मूवमेंट्स, कॉस्ट्यूम्स, इट ऑल अफेक्ट्स यू समवेयर, और वो सब स्टोर हो जाता है सबकॉन्शियस में। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू टॉक अबाउट, जब हमारे शो में, कि नहीं मुझे इस तरह की लाइट आपको ज़्यादा पसंद है, उस टाइम आप ज़्यादा म्यूज़िक में खो जाते हैं, आप कहीं और ट्रांस में चले जाते हैं। सो ज़रूरी तो है, पर मैं ये कहूँगी कि हम वो नहीं हो पाता तो उस चीज़ को बहुत बड़ा वो नहीं बना सकते, बिकॉज माहौल बदल गया है, सारी जाने आने में इतना वक्त लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू गो एवरीवेयर। हम तो पैदल पैदल जाते थे सब जगह। मनप्रीत, क्योंकि आप हमेशा से सरप्राइज करते हैं प्रोजेक्ट्स को लेके, और कुछ भी चीज़ की हम बात करें, एक सरप्राइज हमारे सामने रेखा जी अभी हैं, सो यू हैव मोर सरप्राइजेस टू कम इन फ्यूचर? नो एब्सोल्युटली, रेखा मैम है क्या? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि किसी भी म्यूज़िक लेबल के लिए अगर आप देखें तो यूजुअली हम अपबीट सॉन्ग्स करते हैं। जो ये गाना है ये बहुत स्लो रोमांटिक सॉन्ग है, सो इट्स अ पैशन ड्रिवन चैनल जो हमारा चैनल है, बहुत पैशन से हम काम करते हैं। सो एक्सपेरिमेंट इज समथिंग विच वी ऑलवेज वांट टू डू, और यू नेवर नो, हो सकता है कि ऐसी कोलैबोरेशंस हम और लेकर आएं मैम के साथ, इंशाल्लाह। मैम आखिरी 2 सवाल बस, क्योंकि आपने कहा कि यू वोंट एवर बी जज इन सम रियलिटी शोज, क्या कोई खास कारण है? बिकॉज क्या आपको लगता है कि ये प्रेशर्स बहुत क्रिएट हो जाता है, बड़ों का नहीं लेकिन बच्चों के भी रियलिटी शोज आ गए हैं? नहीं, मुझे ऐसे लगता है, तो मुझे हक नहीं है किसी को इतना जज करने का, क्योंकि कई बार ये हो सकता है कि आप शायद जेन्युइनली किसी को कहें कि ये चीज़ ठीक नहीं है, पर वो इतना प्लेटफॉर्म बड़ा है कि जहाँ इतने लोग देखते हैं, आप किसी को बहुत प्रेशराइज उनको कर सकते हैं, उन्हें आप किसी को बहुत तकलीफ़ में पहुंचा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना कंपैरिजन उसमें क्रिएट होता है, और रियलिटी शोज़ में टैलेंट बहुत आता है, पर आप देखिए वो टैलेंट कहीं नर्चर नहीं हो पाता, क्योंकि आप उनको इतनी चकाचौंध दिखाते हो 1 साल तक, आप उनको पॉलिटिक्स भी सिखा देते हो कि मेरे लिए वोट करो, इसको ज़्यादा सपोर्ट करो, इसको मत करो, तो समवेयर हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं और वहाँ पे उससे बिल्कुल ऑपोजिट बात होती है। तो मुझे लगता है कि वो, आई डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ, यू नो, कि जहाँ हम
टैलेंट को बर्बाद कर रहे हैं एक लेवल पे। हम उनको कुछ नहीं कर पाते हैं उनके लिए बाद में। सब बातें सिर्फ वो रियलिटी शो में होती हैं। 1 साल के बाद नए ग्रुप आ जाता है, आप उन पे करने लगते हैं कॉन्सेंट्रेट, कौन ध्यान देगा उनका। जाते थे क्योंकि शास्त्रीय संगीत की जो कहते हैं ना क्वीन वी हैव सम प्रोजेक्ट्स कमिंग बिकॉज शास्त्रीय संगीत को हम बहुत मिस करते हैं अभी, चाहे वो फिल्मों में हो चाहे अपनी जिंदगी में हो। आज की जनरेशन को शास्त्रीय संगीत से जुड़ाव के लिए यू हैव कमिंग अप विद प्रोजेक्ट्स, क्योंकि रेखा जी आज हमारे साथ बैठी हैं, तो सो यू हैव थॉट प्रोसेस फॉर दिस एनीथिंग इन फ्यूचर? मैं तो बोलूँगी कि शायद आप ये कह सकते हैं कि शुरुआत कर दी है, तो देखते हैं कहाँ तक जाता है। In fact, I would like to say that I have planned something. मैंने एक सोहबत नाम से अरे वाह। अपना एक लॉन्च किया है जहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होंगी, मंथली सर्कल, और कुछ म्यूज़िक क्लासेस होंगी, और उसमें बैठक शुरू करने का बहुत मन है जहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक का आधा 1 घंटा 1.25 घंटा परफॉर्मेंस हो किसी आर्टिस्ट का। वाह, जाते आते मैम, बिकॉज दो मैं क्योंकि आप थके हुए महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि लेकिन एक जाते जाते 2 अल्फाज हो जाए जो हमारी ऑडियंस तक दिल तक पहुंचेंगे आपके इस लाइव परफॉर्मेंस से जो आप हमारे कैमरे पे देंगे मैम। आप सबका प्यार, बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए, आपकी दुआओं में अपने रखिए। और मैं ये कहूँगी कि प्यार बस स्प्रेड करते रहिए, क्योंकि प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है हर किसी को एक अच्छे से कहे हुए 2 बोल बस बहुत है। तो सबसे बस प्यार जितना बांट सके बांटिए, और जो तलखी है उसको वो ड्रेन पाइप में ड्रेन कर दीजिए। प्यार बांटते रहिए, और प्यार की एक और परिभाषा है, वो है गाना, म्यूजिक। इसको भी अपनाइए। अगर आपको लगता है कि जो शास्त्रीय संगीत है वो आप ज़्यादा नहीं सुन पा रहे, तो अभी सरप्राइज दे दी है। रेखा जी इज कमिंग अप विद मोर सरप्राइजेस, और सरप्राइजेस हमें मनप्रीत भी देती आई हैं, और नेक्स्ट सरप्राइजेस के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा इंतजार ये दोनों पर्सनैलिटीज़ नहीं कराती हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।